Hello, Bacha Party! Welcome back to your channel Target 100, where we are trying to score 100 in social science. आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड चैप्टर फेडरलिज्म के बारे में. तो लेट्स स्टार्ट. फेडरलिज्म एक्चुअली फेडरलिज्म है क्या, जब हमें ये समझ में आ जाएगा तो इस चैप्टर को समझना आसान हो जाएगा. तो बेसिकली फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म गवर्नमेंट का वो सिस्टम है जहाँ पावर जो है डिवाइड हुई होती है सेंट्रल अथॉरिटी में और इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं उनके बीच में. कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स मतलब जैसे कि कहीं स्टेट्स हो सकती हैं या वहाँ की लोकल गवर्नमेंट हो सकती है. तो यानी फेडरलिज्म वो सिस्टम है गवर्नमेंट का जहाँ पावर डिवाइड हुई है सेंट्रल अथॉरिटी और उसके वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में. मतलब फेडरलिज्म गवर्नमेंट का सिस्टम है. तो गवर्नमेंट का सिस्टम सिर्फ फेडरलिज्म तो नहीं हो सकता. कुछ गवर्नमेंट्स और होंगी जो कोई और सिस्टम अपनाती हैं. वो दूसरा तरीका है यूनिटरी गवर्नमेंट. फेडरल गवर्नमेंट में अगर मैंने कहा पावर सेंटर और उसके सब यूनिट्स में डिवाइड हुई है तो डेफिनेट सी बात है फेडरल सिस्टम में दो या उससे ज़्यादा लेवल गवर्नमेंट के होंगे ही. जबकि जब हम यूनिटरी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं यानी यूनाइटेड गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ से वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट है. फेडरल गवर्नमेंट में जो उसके जो बाकी सब यूनिट्स होते हैं यानी चाहे स्टेट कह लो या लोकल लेवल कह लो जो भी होता है उन सबको सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ सबॉर्डिनेट करना पड़ता है. जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट में उन्हें कुछ सबॉर्डिनेट नहीं करना होता. क्यों नहीं करना होता? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो उन्हें ऑर्डर पास करती है और उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट की बात माननी पड़ती है. फेडरल सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है. स्टेट हो या सेंटर हो दोनों की अपनी अलग अलग पावर और दोनों एक दूसरे के लिए आंसरेबल नहीं है. हालांकि चाहे सेंटर हो या स्टेट हो दोनों ही पब्लिक के लिए आंसरेबल हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि स्टेट को सेंटर के लिए आंसरेबल होना पड़ेगा. राइट? इस हिसाब से हमारे जो फेडरलिज्म की हम बात करें क्योंकि हमारा चैप्टर ही फेडरलिज्म पे बेस्ड है तो पहले हमें इसके कुछ बेसिक फीचर समझने होंगे. नाउ लुक एट द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. अभी मैंने कहा कि पावर डिवाइड हो रही है सेंटर और स्टेट में यानी सिंपल सी बात है एक से ज़्यादा लेवल गवर्नमेंट के होंगे ही होंगे. तो यानी इसका पहला फीचर कहता है 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. यहाँ पर गवर्नमेंट के 2 या उससे ज़्यादा लेवल हो सकते हैं. दूसरा फीचर कहता है कि यहाँ पर जो भी लेवल हैं गवर्नमेंट के या डिफरेंट टीयर्स जिसको हम बोलते हैं वो सेम सिटीजन्स पे रूल करते हैं अपने अपने अलग अलग जो उनके पास पावर्स हैं डिस्टिंक्ट पावर्स हैं उनके पास उन पावर्स के हिसाब से. यानी एक कंट्री में सेम पॉपुलेशन तो रहती है, पॉपुलेशन तो चेंज नहीं होगी. अब उसको सेंटर की भी बात माननी पड़ती है और स्टेट की भी बात माननी पड़ती है. ये फेडरलिज्म का ये एक फीचर है. अगली चीज़ जो भी पावर्स सेंटर को मिली हो या स्टेट को मिली हो या किसी भी गवर्नमेंट के लेवल को जो मिली हुई हैं उन सब की गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन देता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब ऑलरेडी डिस्क्राइब होता है कि कौन से लेवल के पास कौन सी पावर्स हैं. नेक्स्ट फीचर जो हमारा फंडामेंटल प्रोविजन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का. फेडरलिज्म में जो फंडामेंटल प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो इजीली कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती. उसको चेंज करने के लिए ज़रूरी है कि दोनों लेवल की गवर्नमेंट उसके लिए राजी हो जाएं. यानी अगर हम कहें कि सेंटर अपने लेवल पे करा लेगा तो नहीं, उसको स्टेट की परमिशन लेनी ही पड़ेगी. स्टेट अपने लेवल पे करा लेगा तो नहीं, सेंटर की परमिशन लेनी ही पड़ेगी. राइट? और कोर्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है फेडरलिज्म में. क्यों? क्योंकि पहले तो उसके पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की यानी उसको रीडिफाइन करने की. और दूसरा जब पावर्स को लेके कोई डिस्प्यूट हो जाता है ना दोनों लेवल्स के बीच में या इंटरनल लेवल्स के बीच में तो उन पावर्स को सॉर्ट आउट करने का उन पावर्स को लेके होने वाले डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करने का काम जो है वो कोर्ट करता है. यानी एक तरह से अंपायर का काम करता है बीच में कि स्टेट और सेंटर की लड़ाई हो गई है तो उनके बीच में उसको सॉल्व कैसे करना है ये अंपायर का काम करता है कोर्ट. फेडरलिज्म का नेक्स्ट फीचर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड. क्योंकि भाई कोई भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उसे कोई भी काम करने हैं डेवलपमेंट के या गवर्नमेंट को रन करने के लिए तो उसे इनकम की ज़रूरत तो होगी. वो इनकम कहाँ से जनरेट होती है? रेवेन्यू से जनरेट होती है. तो कौन से लेवल की गवर्नमेंट को कौन सा रेवेन्यू कलेक्ट करने की परमिशन है ये भी ऑलरेडी स्पेसिफाइड कर दिया जाता है.
नेक्स्ट फीचर फेडरलिज्म का ये कहता है कि फेडरलिज्म का ऑब्जेक्टिव ही ये है कि वो जो यूनिटी है कंट्री की उसे प्रमोट करे और सेफ्टी दे, साथ साथ रीजनल डाइवर्सिटी को भी एकोमोडेट करके चले। यानी रीजनल डाइवर्सिटी की जो उनकी अपनी प्रतिष्ठा टाइप की चीज़ें होती हैं उसको बनाए रखो और साथ साथ उनको अलग अलग पावर देकर सेटिस्फाइड भी रखो और यूनाइटेड भी रखो। इस सिस्टम में, इस फेडरलिज्म वाले सिस्टम को फॉलो करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो डिफरेंट लेवल की जो गवर्नमेंट्स हैं वो कुछ बेसिक रूल्स के लिए एग्री रहें ताकि उनके बीच में ट्रस्ट बना रहे। जब तक वो बेसिक रूल्स पे एग्री नहीं करेंगे तब तक उनके बीच में ट्रस्ट बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब हम अगर फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, कुछ उसके खास फीचर्स की बात कर रहे हैं, उन फीचर्स के होते हुए भी ये पॉसिबिलिटी है कि वो फीचर एज इट इज सब जगह एक जैसा फॉलो ना हो, और किस तरीके से वो फॉलो होते हैं उसकी वजह से हमारे इस फेडरलिज्म के भी दो पार्ट्स हो जाते हैं। उसे हम रूट्स ऑफ फेडरेशन, काइंड्स ऑफ फेडरेशन भी कहते हैं। तो बेसिकली दो तरह के रूट्स होते हैं फेडरलिज्म में, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर। नाम से इनको समझना बहुत आसान है। कमिंग टुगेदर यानी एक साथ आना, यानी जब कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक साथ आकर एक बड़ा यूनियन क्रिएट कर लेती हैं, वहाँ पर कमिंग टुगेदर वाली फेडरेशन होती है। जैसे अमेरिका में है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके नाम में ही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 13 अलग अलग स्टेट्स ने यूनाइटेड होकर अमेरिका फॉर्म किया था। याद है 9th में हमने पढ़ा था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले चैप्टर ने कि फ्रांस ने सपोर्ट किया था 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को ब्रिटेन से फ्रीडम लेने के लिए। ये वही 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ थी, इन्होंने मिलकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना दिया। यहाँ पर होता क्या है कि वो अपनी आइडेंटिटी को पूल करते हैं, यानी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ऐसी जगहों पर सेंटर और स्टेट दोनों के पास इक्वल पावर्स होती हैं और सारे स्टेट्स के पास भी इक्वल पावर्स ही होती हैं। इसके खास एग्जांपल जैसे मैंने अभी बताया, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। अब आएगी होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर जैसे कि नाम में लिखा है होल्ड करना। ज़्यादातर ये ऐसी कंट्रीज़ में होता है जहाँ पे पावर जो है स्टेट और सेंटर में डिवाइड हुई होती है। यहाँ पे स्टेट्स कंबाइन होकर यूनियन नहीं बनाते हैं, एक बड़ा सा कंट्री होता है जिसके अंदर पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यहीं पर होल्डिंग टुगेदर पॉसिबल है। और ज़्यादातर होल्डिंग टुगेदर के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है, और इवन जो इसके स्टेट्स भी होते हैं उन सब में भी इक्वल नहीं बटी होती पावर। पॉसिबिलिटी होती है कि कुछ खास स्टेट्स को या कुछ खास यूनिट्स को स्पेशल पावर दे दी जाए। जैसे इंडिया के केस में पहले जम्मू कश्मीर को कुछ स्पेशल पावर्स दी हुई थी, हालांकि अब तो हट गया 370 है, तब से वो स्पेशल स्टेटस खत्म हो गया उनका, लेकिन उनको दी हुई थी। अभी भी उसके अलावा भी कुछ स्टेट्स हैं, सिक्किम जैसा है, ऐसे एक दो और स्टेट्स हैं जिनको कुछ एक्स्ट्रा पावर्स या कुछ स्पेशल तरह की पावर्स दी हुई हैं। तो यानी इस तरह का सिस्टम जहाँ पे एक बड़ी कंट्री होती है उसको पावर शेयर करनी पड़ती है, वो होल्डिंग टुगेदर है। और जहाँ पर अलग अलग स्टेट्स मिलकर एक यूनियन बनाती हैं वहाँ पे कमिंग टुगेदर होता है। होल्डिंग टुगेदर में सेंटर ज़्यादा पावरफुल होता है, जबकि कमिंग टुगेदर में वो आपस में अपनी पावर्स को पूल करते हैं, आइडेंटिटी को पूल करते हैं। और कमिंग टुगेदर में स्टेट और सेंटर में जो है इक्वल पावर मिली होती है और सारे स्टेट्स को भी इक्वल पावर मिलती है। जबकि फेडरेशन वाले जो होल्डिंग टुगेदर वाली फॉर्म है उसमें जो पावर्स हैं, मैंने जैसे बताया सेंट्रल गवर्नमेंट तो ज़्यादा पावरफुल है ही, साथ साथ स्टेट्स को भी अनइक्वल पावर्स मिलती हैं, किसी को ज़्यादा, किसी को कम, किसी को कुछ स्पेशल स्टेटस। इस तरह की कंट्रीज़ में इंडिया, स्पेन और बेल्जियम जैसी कंट्रीज़ आती हैं। याद होगा हमने बेल्जियम में पढ़ा था ना, बेल्जियम के पास सेंटर जो था वो ज़्यादा पावरफुल था, उसने बाद में स्टेट को कुछ पावर दे दी थी, थोड़ी सी पावर कम्युनिटी गवर्नमेंट को दे दी थी, राइट। तो यानी कि जहाँ पर इस तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो होल्डिंग टुगेदर है। आज के वीडियो में आपने ये समझा कि बेसिकली फेडरलिज्म होता क्या है, कौन से खास फीचर हैं जो उस सिस्टम को फेडरल सिस्टम होने की पॉसिबिलिटीज़ देते हैं, और ये फेडरल सिस्टम कितनी तरह का हो सकता है। बेसिकली 2 रूट्स का नाम हमने पढ़ा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्या इंडिया फेडरल कंट्री है, और है तो कैसे है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो इंडिया को फेडरल बनाती हैं। ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए अगर आपको कंटेंट पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and keep the notification on so that you don't lag in scoring 100. Till then, bye bye.